नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था। क्या क्या बात की बताओ देखा ने। सबसे पहले हमने किससे शुरुआत की? गुड़ से शुरुआत की। किससे की? गुड़। युद्धों की शुरुआत किससे हुई? गुड़ से, ठीक है ना। तो गुड़पुर का युद्ध हुआ। गुड़पुर के युद्ध के अंदर इन्होंने अपर गंगे और नागार्जुन को पराजित करके क्या है, स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। बाद में हमने स्वतंत्र शासन की स्थापना 1178 के अंदर, बाद में 4 साल बाद में हमने 1182 के अंदर 2 युद्धों की बात की, ठीक है। एक तो इन्होंने सतलज नदी से आई हुई जाति जिसने भंडान को कहा जाता था, उन्होंने भरतपुर के क्षेत्र के अंदर क्या कर लिया दोस्तों, आपके अधिकार कर लिया। तो एक दो इस जाति को पराजित किया 1182 के अंदर। और एक 1182 के अंदर चंदेल वंश के शासक आपके महोबा के परमादि देव को पराजित किया, ठीक है। उस युद्ध को क्या कहा जाता है? तुमुल का युद्ध, ठीक है। तो उनके सेनापति, वीर सेनापति कौन थे? आला और उदल। आला उदल इस युद्ध के अंदर वीरता से लड़ते हैं, अपना अदम्य शौर्य पराक्रम दिखाते हैं, परंतु इस युद्ध के अंदर विजय भी पृथ्वीराज चौहान जी की हो जाती है। ठीक उसके 2 साल बाद हमने नागौर की संधि की बात की। नागौर की संधि होती है। नागौर की संधि भीमदेव सेकंड चालुक्य शासक था, उनके और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये संधि करने भीमदेव सेकंड जो चालुक्य शासक है उसके सेनापति कौन आया था? जगदेव प्रतिहार आया था। बाद में हमने बात की 2 साल बाद 1186 के अंदर आपके मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण होता है और 1186 से लेकर 1192 तक कुल मिलाकर 17 युद्ध होते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और आपके क्या है, 16 बार पराजित करते हैं पृथ्वीराज चौहान। हर बार ये क्या है, झूठी कस्में वादे खाकर बच जाता है। और हमारी जो ये क्या समझते हैं, हमारी जो दया है, हमारा जो धर्म है, उसको अपनी क्या कमजोरी समझते हैं। लेकिन हमने भी बार बार इनको, एक बार हमें क्या है, किसी व्यक्ति पर एक बार दया करनी चाहिए, 2 बार दया करनी चाहिए। लेकिन जब आदमी को हमें पता चल जाए इसको क्या है, कसम वादे इन सब चीज़ों का कोई इन्हें लेना देना नहीं है, बिल्कुल फर्जी आदमी है ये मोहम्मद गोरी, तो पृथ्वीराज चौहान जी को 16 बार माफ नहीं करना चाहिए था। इनकी इसी गलती के कारण आज भारत के अंदर दोस्तों, भारत में 1192 के अंदर विदेशियों का आपके क्या हुआ, शासन स्थापित हुआ, जो आपके 1707 तक एकदम जोरदार तरीके से चल रहा था, ठीक है। तो भारत गुलाम हो गया पृथ्वीराज चौहान की। इतनी कोई भी चीज अति होती है तब देखो गलत है। दया भी जब अति हो जाए, दया भी भगवान ने क्या कहा है, दया भी या दान भी सुपात्र को करना चाहिए, जो उसके पात्र के लायक हो, जो दया के पात्र हो, दया के लायक हो, उस पर दया करनी चाहिए। जो दया की भावना को समझे ही नहीं, उस पर दया करना तो मूर्खता है। तो ये एक प्रकार की मूर्खता थी, या आप घमंड भी मान लो। पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान इतने युद्धों पर कभी पराजित नहीं हुआ, परमादि देव इतने हमने युद्ध के सभी के अंदर विजय हो जाता है। तो आदमी की क्या है दोस्तों, थोड़ी बहुत तो वो घमंड आ ही जाता है, मनुष्य आ ही जाता है कि अपने को हराने वाला कौन है, क्या है ये पृथ्वीराज, ये मोहम्मद गोरी क्या है, इसको 16 बार हरा दिया। आप ही सोच कर देख लो, आप कोई व्यक्ति को 16 बार हरा दो तो आप तो क्या, इसको तो भाई आधी रात ने उठा दी तो आधी रात नहीं हरा दा, आप बात कराने। तो भाई वही बात है दोस्तों कि आधी इसको ऐसे हो गया भाई, इसको क्या है, क्यों मारना, ये आएगा इसको बार बार हरा देंगे। बस इतनी सी चूक रही और भारत क्या है, गुलामियों की बेड़ियों के अंदर जकड़ गया। अगर पृथ्वीराज चौहान इसको मृत्युदंड दे देता, गोविंदराज तोमर की तरह इनकी थोड़ी सोच होती, तो आज इतिहास कुछ अलग होता दोस्तों, ठीक है। तो तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर तो सेनापति खांडे राव थे और तराइन का प्रथम युद्ध तो हम जीत जाते हैं। लेकिन हमने बात की तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में संयोगिता से विवाह कर लेते हैं, ठीक है। संयोगिता से विवाह कर लेते हैं। पहले भी एक विवाह हो रखा है इच्छन देवी से, देखो तो गड़बड़ तो यही होगी भाई। एक आपका विवाह हो रखा है और आप किसी को स्वयंवर से उठा के लेकर आते हो, तो भाई बात तो गलत है। वो अभी गोविंद को अपने इसकी क्या करती है भाई, जयचंद गेड़वाल की। आप मान लो आप जयचंद गेड़वाल की जगह हो, आपके घर से आपकी बेटी को कोई उठा कर लेकर जाए, तो बाद में गुस्सा तो आए भाई, क्या हुआ अपने देश का है, तो गुस्सा आ जाता है कि यार इस विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो गई जयचंद गेड़वाल की। और वो क्या गलती कर बैठा, विदेशियों से हाथ मिलाकर अपने मातृभूमि के साथ खिलवाड़ कर दी उसने, ठीक है। ये दोस्तों जो मैंने कहानी बताई वो तो अपने याद रखनी है। लेकिन अपने कुछ इतिहासकार है, राजस्थान के कुछ इतिहासकार है वो, और हम ख्यातों के अंदर पढ़ा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद गेड़वाल का क्या है, मौसेरा भाई था, मौसेरा,
क्या था, मौसेरा भाई था जयचंद गेड़वाल का, ठीक है। और भाई जयचंद गेड़वाल का मौसेरा भाई तो अपने क्या हो गई, पृथ्वीराज चौहान ने अपने मौसी के भाई की बेटी से विवाह कर लिया, तो अपने तो एकदम गड़बड़ बात हो गई। एक यहाँ पृथ्वीराज चौहान की ये गलती बताई जाती है। और कहा जाता है तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर, तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान क्या इतना घमंड में आ गए थे कि सीधे सेना लेकर चले गए। जयचंद गेड़वाल तो बेचारा मदद करने के लिए खड़ा था, क्या हाँ भाई हमको भी बुलाएंगे, क्योंकि ये सभी अधीन तो किसके थे, दिल्ली के सम्राट के अधीन ही थे सभी राजा, ठीक है। जैसे अकबर के अधीन अपने सारे राजा होते थे, वैसे ही ये सारे अधीन थे। इसने भाई जयचंद गेड़वाल को कोई बुलाया ना कोई बात के तेरी जरूरत नहीं है अपने को, चल अपने ऐसे ही हरा देंगे। तो ऐसे घमंड हो गया, चलो जयचंद गेड़वाल ने कहा कोई बात नहीं, बुलाया नहीं बुलाया। उसके बाद में उसकी बेटी को भी लेकर चले गए, तो जयचंद गेड़वाल तो भाई सेंटी हो गए एकदम। इसने कहा ये बात तो गड़बड़ है, तब भाई जयचंद गेड़वाल से ये गलती हो गई है, ठीक है। कहा जाता है कि जयचंद गेड़वाल, हम कहते हैं ना भारत के अंदर जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब घर के अंदर, घर के भेदी की भारत के अंदर कोई कमी नहीं है। तो भाई जयचंद का नाम बदनाम हो गया, इतना जितना बदनाम हुआ है उतनी इसकी कोई गलती नहीं थी दोस्तों। कहा जाता है जयचंद तो स्वामी भक्त था। और जयचंद बाद में भाई 1192 के अंदर कहते हैं, बाद में जयचंद ने खुद मोहम्मद गोरी से 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध किया था, ठीक है। तो दोस्तों जयचंद की जितनी कहा जाती है उतनी गलती है नहीं। पृथ्वीराज चौहान को क्या हो गया था भाई, घमंड हो गया, मौसेरे भाई की लड़की से विवाह कर रहा है, ये इन सब कारणों की वजह से ये काम हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इतिहासकार अपने भाई जयचंद को, कुछ इतिहासकार इतना गलत नहीं ठहराते हैं भाई इतना जयचंद गेड़वाल जी का नाम बदनाम करने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति देखनी पड़ती है सामने वाले आदमी की। चलो छोड़ो, अपने 1192 के अंदर दूसरा तराइन का युद्ध लिखो, तराइन सेकंड युद्ध, तराइन का मैदान का करनाल हरियाणा के अंदर लिखा दिया। 1192 के अंदर ये युद्ध होता है। इस युद्ध को दोस्तों क्या कहते हैं, इतिहास का मील का पत्थर, इतिहास में नील का पत्थर साबित हुआ है दोस्तों। इसने क्या 1192 तक भारत के अंदर भारत के राजाओं का ही शासन था, लेकिन इसके बाद में मोहम्मद गोरी इस युद्ध के अंदर जीत जाता है और भारत के अंदर तुर्की राज की स्थापना हो जाती है। सल्तनत काल चलता है 1526 तक, 1192 से लेकर 1206 से लेकर गुलाम वंश की स्थापना होती है। वो भारत के इतिहास की बात है, मतलब 1206 से लेकर 1526 तक सल्तनत काल चलता है। बाद में 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक मुगल काल चलता है। बाद में आपके अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज तो 1600 के अंदर, बाद में 1147 तक भारत क्या है, अंग्रेजों के अधीन रहता है। तो सोच लो इस युद्ध से जो गुलामी शुरू हुई है उसको हमें हटाने के अंदर 1947 लगभग 800 850 सालों का टाइम लग गया। तो नील का पत्थर तो साबित हो गई ये युद्ध। अगर ये युद्ध जीत जाते हम, और अगर युद्ध तो बहुत जीते हम, पृथ्वीराज चौहान उस पर इतनी दया नहीं करते ना, तो भी हमारा तो इतिहास अलग होता। लेकिन जब कुपात्र आदमी हो उसको हम कोई चीज दे दें, उस पर दया करते हैं तो उसको भुगतना तो पड़ेगा, और पूरे भारत ने इस गलती को भुगता है। तो पृथ्वीराज चौहान जी तो बड़े वीर थे, लेकिन उनकी इस दया भाव का ये क्या मान समझे, ठीक है। तो ये तो भाई पृथ्वी गौरी है, इस युद्ध जीत जाता है। किसके बीच में हुआ है, वही पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी। इस बार भाई पृथ्वीराज चौहान के सेनापति बने हैं। खांडेराव की भी उस दोस्तों पर तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन जीत तो वही जाते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान। तो इस बार सेनापति एक तो आपके गोविंद, अरे वो अपने गोविंदराज तोमर, बर्छी से मुंह काटा था ना भाई, वही गोविंद राज तोमर, गोविंदराज तोमर। और अपने मेवाड़ के समर सिंह थे, समर सिंह, कौन भाई, मेवाड़ के समर सिंह। मेवाड़ के समर सिंह यहाँ शासक बने, सहायता दी, बहनोई थे ये, क्या थे, पृथ्वीराज चौहान के बहनोई थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की बहन का विवाह अपने समर सिंह जी से करवाए थे। ये साथ में सेनापति ये गए और मोहम्मद गोरी। तो युद्ध भाई मोहम्मद गोरी जीत जाता है। कन्नौज के जयचंद गेहड़वाल मोहम्मद गोरी की सहायता
करता है। मोहम्मद गोरी की क्या करता है भाई, सहायता करता है। ठीक है, तो ये युद्ध मोहम्मद गोरी जीत जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कहाँ ले जाता है, गजनी। पृथ्वीराज चौहान को क्या है, गजनी ले जाता है, दिल्ली को लूट लेता है ये, और दिल्ली से बहुत धन प्राप्त करता है, और पूरे गजनी के अंदर सभी को क्या है, गजनी अमीर हो जाती है भाई दिल्ली के धन से। ठीक है, लेकिन आप लिखो हसन, हसन निजामी, निजामी है, ठीक है ना, वो हसन निजामी। इसकी पुस्तक कौन सी, इसकी पुस्तक क्या है, इसकी पुस्तक है ताज, ताज है, ल लिख दिया, ताज है, ठीक है ना, ताज उल मासिर, ताज उल मासिर। और एक आपके था मिनहाजुद्दीन नासिरी, इसकी पुस्तक है तबकाते नासिरी। ठीक है, तो देखो याद, पुस्तक को याद रखने की क्या ट्रिक है, ताज, ताज होता है ना, ताज अपने सर पर रखते हैं, ताज इंग्लिश में कहते हैं क्राउन। तो ये जो ताज है, ताज मिल गया तो ये क्या करने लग गया भाई, हंसने लग गया। क्या, ताज मिल जाए आपको, सोने चांदी का वो हीरे मोती जड़ा हुआ ताज मिल जाए तो आप भी क्या हंसोगे, मूड तो अच्छा होगा, मूड फ्रेश हो जाएगा भाई, अपने को ताज मिल गया। तो इसको क्या है, ताज मिलते ये हंसने लग गया, और ये तो नासिरी नासिरी हो गया, अपने आप याद हो जाएगा, नासिरी नासिरी। तो इन दो इतिहासकारों के अनुसार तो दोस्तों इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि 1192 के अंदर तराइन के सेकंड युद्ध जो हुआ था उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई, पृथ्वीराज चौहान की तराइन सेकंड में मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकार का ये है दोस्तों, कहना ये है, और हम भी जो आज तक पढ़ते आए हैं, जो भी चीजें हमने देखी है उनमें हमने क्या देखा है, हमने क्या सुना है, क्या पढ़ा है, कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर हार जाते हैं, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ लेकर जाता है दोस्तों, मोहम्मद गोरी आपको लेकर चला जाता है गजनी, और गजनी के अंदर जाकर अपने दरबार के अंदर पेश करता है पृथ्वीराज चौहान अपनी सूर्य की तरह चमकती दमकती आंखें उसी के सामने ऐसे देखते हैं, और पृथ्वीराज को कहते हैं मोहम्मद गोरी की, तू इतना अभी मेरे सामने अकड़ मत दिखा, अब तू मुझसे पराजित हो गया है, और ये जो तेरी आंखें हैं ये नीचे रख, ये तेरा सर नीचे रख, अब तू गुलाम है हमारा। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा ये आंखें जब तक जिंदा रहेगी तब इसी प्रकार चमकती रहेगी, ये ना तो झुकी है और ना कभी झुकेगी। अरे मोहम्मद गोरी, तेरे को मैंने 16 बार पराजित किया, हर बार तेरे को क्षमा प्रदान कर दी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुझ पर दया की। मोहम्मद गोरी ने कहा दया की, तू तो पागल है, तू तो एक पागल है, तेरे को मैंने इतनी बार मैंने झूठ बोला, लेकिन हर बार तूने मेरे को विश्वास कर लिया, ये तेरी गलती है, मैं क्या करूं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा अब तो मुझे भी बताया गलती मैंने कर दी, लेकिन तेरे साथ मैंने जो बर्ताव किया वैसा ही तुझे मेरे साथ बर्ताव करना चाहिए। मैं बंदी हूं लेकिन मैं भारत का शासक हूं, तेरे को उचित व्यवहार करना चाहिए भाई मेरे से। जैसे बीकानेर के शासक हमने राय सिंह के बारे में लिखा था ना, कि करमचंद वंशोज कीर्तन में इसको जयसोम ने राजेंद्र की उपाधि दी है, क्योंकि ये अपने पराजित जिनको हरा देता उनके साथ भी बड़ा बढ़िया व्यवहार करता था। तो ये हमारी रीत थी कि अगर राजा कोई हार जाता है, जब अपने शरण में आ जाता है, और जब हमने उनको हरा दिया तो उसको उचित क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। लेकिन अपने ये भारत के नियम थे, ये भारत की पावन संस्कृति थी, और ये लेकिन वो क्या जाने इस संस्कृति को। मोहम्मद गोरी ने इस बात को कहा तो फालतू बातें, ये तेने गलती की तो तेरे को भुगतना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को कहा बाकी बातें छोड़ी, आंखें नीचे कर ले फटाफट। पृथ्वीराज चौहान ने कहा मोहम्मद गोरी ये आंखें तो नीचे होगी नहीं, ये सर जब कटेगा तभी सर नीचे होगा, जब तक इस मेरे में जान है इस देह के अंदर तब तक अपनी तो भाई आंखें इसी प्रकार चमकती दमकती रहेगी, तेरे आंखों में आंखें डाल। तो पृथ्वीराज बाद में मोहम्मद गोरी ने कहा ये आंखें या तो नीचे कर ले वरना ये आंखें निकाल दूंगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा आंखें निकाल चाहे गला काट, जो तेरी मर्जी है वो कर।
तो पृथ्वीराज चौहान की क्या है, आंखें निकाल देता है गजनी के अंदर मोहम्मद गोरी। तो इनके दरबारी थे चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कौन थे, चंद्रबरदाई। ये दोस्तों कवि थे, क्या थे, कवि थे। इनकी पुस्तक क्या है, इनकी पुस्तक लिखो देखा ने, पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये इनके बचपन के भी दोस्त थे। इनका बचपन क्या है, दोनों साथ साथ में रहे पृथ्वीराज चौहान। तो चंद्रबरदाई दिल्ली के अंदर बैठे बैठे अपने सामंतों के और पूछ रहे हैं भाई राजा को तो अपने पृथ्वीराज चौहान जी को तो लेकर चले गए गजनी, खबर आई है कि आंखें भी फोड़ दी है। तो ये बैठे बैठे गए, अपने तो सेना खत्म हो गई, इतनी अपने पास ताकत नहीं, क्या करें। तो कोई सेना लेकर भी हम आक्रमण करें गजनी पर तो भी अपने इतने संसाधन नहीं है। और मोहम्मद गोरी है जो अपने क्या राजा पर बड़े अत्याचार कर रहा है। तो चंद्रबरदाई एक स्कीम बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि भाई मैं वहाँ पर मोहम्मद गोरी के पास जाऊँगा। और मोहम्मद गोरी को क्या है, ये खेल वेल देखने का बहुत शौक था, ठीक है ना। कोई बढ़िया कोई अपने जो अब टीवी में चैनल आते हैं ना, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट, अलग अलग जोरदार डांस करते हैं, कोई कुछ दिखाते हैं। तो इस प्रकार के क्या है, इस प्रकार के खेल, ये जो रोचक खेल देखने का मोहम्मद गोरी को बहुत शौक था। और ये बात चंद्रबरदाई को पता थी। तो चंद्रबरदाई ने बात अपने सामंतों से, आसपास वालों बात की गए, पृथ्वीराज चौहान को क्या शब्द भेदी बाण का क्या था, हुनर प्राप्त था, ठीक है ना। शब्द भेदी बाण का मतलब क्या होता है दोस्तों, आंखें बंद कर कर भी ऐसे आंखें बंद कर ली और कहा भाई यहाँ पर आवाज आ रही है, तो आंखें बंद कर पर उस आवाज के सुनकर क्या है बाण चला देते थे पृथ्वीराज चौहान। इतना उनमें इतने शौर्य, इतने पराक्रमी अपने पृथ्वीराज चौहान जी थे, ठीक है ना। तो इस बात का उनको पता था। तो चंद्रबरदाई ने प्लान बनाया कि मैं गजनी जाऊंगा और दूत हूं तो दूत के साथ तो ढंगा व्यवहार करेंगे, दूत के साथ तो हर देश के अंदर अच्छा व्यवहार किया जाता है। तो मैं मोहम्मद गोरी को जाकर कहूंगा कि हमारे राजा तो है इस प्रकार के शब्द भेदी बाण भी चला सकते हैं। तो उसने जाकर ऐसा कहा तो मोहम्मद गोरी हंसा कि असंभव, हो ही नहीं सकता, किसी की आवाज सुनकर आप उस दिशा के अंदर तो तीर चला सकते हैं लेकिन एकदम एग्जैक्ट उसी पर जाकर लगे, ये बात मैं तो कोई मानू नहीं भाई। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि हाथ आर से कंगन वार से किया, अपने टेंशन क्या बात है, जब अपने पास पृथ्वीराज चौहान है खड़े, यहाँ देख लो, प्रतियोगिता रख लो, आपके जितने बढ़िया बढ़िया तीरंदाज है बुलाओ, कोई कर सकता है, हमारे राजा करेंगे। आपने तो आंख और फोड़ दी, बिना आंख ही कर देंगे, काम की जरूरत ही नहीं है मैं तो मोहम्मद गोरी इस बात के अंदर आ गया। और मोहम्मद गोरी ने शौक तो था ऐसे खेल देखना, इसने कहा चलो भाई चंद्रबरदाई जा, तू मना। तो चंद्रबरदाई ने जाकर सारी बातें समझा दी कि मैं आपको बता दूंगा पृथ्वीराज जी कि वो कहाँ पर बैठा है, किस जगह पर बैठा है, और मैं उसको कह दूंगा कि आपको ही आदेश देना पड़ेगा कि पृथ्वीराज चौहान तीर चलाओ, क्योंकि आप राजा हो भाई, भारत के राजा हो, और पृथ्वीराज चौहान भारत का राजा है, एक दूसरे राजा का ही आदेश मानेगा, किसी और का नहीं मानेगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा गया अभी मेरी आंखें फूट गई, अगर चूक गया एक बार। तो उसने कहा महाराज ऐसे क्या कर रहे हो, आप आज तक कभी चूके नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन क्यों कर रहे हो, आप तो मारोगे, मेरे को विश्वास है आपसे ज्यादा। जैसे आप उसको तीर चलाकर मार दोगे ना, मैं आपके छुरा घोप दूंगा और आप मेरे घोप देना, अपन वहीं पे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बाद में अपने सेना तो आ जाएगी अपने को मारने के लिए। ये प्लान बना। अब चंद्रबरदाई क्या है, जाता है मोहम्मद गोरी के पास और मोहम्मद गोरी को कहता है मैंने मना लिया है राजा को, लेकिन राजा की एक शर्त है, हमारे राजा की, पृथ्वीराज चौहान की, कि मेरे को तीर चलाने का आदेश है ना मोहम्मद गोरी देगा, मैं दूसरे कोई छोटे मोटे सैनिक सेनापति की बात मानूंगा नहीं, मैं अखंड भारत का शासक हूं। ऐसी क्या बात है, सेनापति इन सब की मैं मानने वाला। मोहम्मद गोरी खुद खड़ा होकर कहेगा ना कि हाँ पृथ्वीराज चौहान बाण चला, तभी मैं चलाऊंगा। तो पृथ्वी गोरी ने कहा भाई कहना ही तो है, मैं कह दूंगा। मोहम्मद गोरी को समझ में नहीं आया भाई ये क्यों बोला रहे हैं, ये बोला क्यों रहे थे कि उसके पट्टी लगी हुई होगी ना, तो वो आवाज सुन लेगा भाई ये मोहम्मद गोरी यहाँ से बोल रहा है और उसके तीर चलाकर मार देंगे, लेकिन ये बात समझ नहीं पाया मोहम्मद गोरी। तो दरबार सजा भाई, अच्छा भला बुलाया और पृथ्वीराज चौहान को, चंद्रबरदाई भी वहां पर था। चंद्रबरदाई ने कहा मोहम्मद गोरी जी बोलो आप, और वहां पर सामने कोई इस प्रकार की क्या थाली रख दी और थाली को बजाकर थाली से पार करनी थी। लेकिन चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज चौहान की बात तो थी भाई अपने थाली वाली की आवाज़ नहीं सुननी, अपने तो मोहम्मद गोरी की आवाज़ सुननी है। तो और चंद्रबरदाई ने कहा कि मोहम्मद गोरी जी आप बोलो, आदेश दो। तो मोहम्मद गोरी ने खड़े होकर आदेश दिया, हाँ भाई पृथ्वीराज चौहान बाण चला।
तो चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोल दिया पृथ्वीराज चौहान के कि 4 बांस 24 आंगुल, 4 बांस 24 आंगुल, आंगल अष्ट प्रदान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। क्या कहा? 4 बांस 24 गज, 4 बांस और 24 गज, आंगल अष्ट प्रदान, आंगल अष्ट प्रदान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। क्या कहा? 4 बांस और 24 गज ऊपर है, जो अष्ट प्रदान मतलब वो सेना सिंहासन है ना जहां पर राजा बैठता है, आंगल अष्ट प्रदान, ता ऊपर सुल्तान है, उसके ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, कि चौहान चूक ना मत तू। तो ये पूरा हिसाब किताब उन्होंने लगा लिया गया पृथ्वीराज चौहान ने दिमाग के अंदर, और जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के सीने में कटार खोप देता है और वो इनके सीने के अंदर कटार खोप देता है। ये कहानी हमें मिलती है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अंदर। तो इस लिख रहे कौन सी पुस्तक के अंदर शब्द भेदी बाण की कहानी मिलती है हमें? शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज ने गोरी को मारा। ठीक है, बाद में कहा जाता है भाई अपने दोनों मर जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान के अंदर है। समाधि पृथ्वीराज की अफगानिस्तान में है। तो ये समाधि भाई देखो अफगानिस्तान के अंदर है। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि जो इतिहासकार हसन उल निजामी हमने बात की, मिहानुद्दीन नासिरी, उनकी बात भाई गलत है। अगर पृथ्वीराज चौहान 1192 के युद्ध के अंदर ही मर जाता तो भाई समाधि उसकी गजनी के अंदर कैसे है? अफगानिस्तान में गजनी के अंदर कैसे है समाधि? बताओ है, वो वहां पर ही मर गया तो समाधि अपने भारत के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हम जो हमारी कहानी है वो ये इस बात में सत्य है कि समाधि भाई गजनी के अंदर है। तो इसका मतलब ये है मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर गजनी लेकर गया। ठीक है, ये बात तो सही है, तभी तो वहां पर समाधि बनी। अब वहां पर रिवाज क्या है दोस्तों? मोहम्मद गोरी की बाद में वहां क्या है? मकबरा बना दिया। मकबरा जहां पर मोहम्मद गोरी को मारा है वहां पर मकबरा बना दिया, और वहां बाहर ही क्या है? उस मस्जिद के बाहर ही क्या है? पृथ्वीराज चौहान की क्या है? समाधि है। यहाँ पर रीति क्या है? जो भी आता है मस्जिद के अंदर वो पहले क्या है? चंपल खोलेगा, इस समाधि पर क्या है? चंपल मारता है और रो रो के कहता है इस पृथ्वीराज चौहान ने हमारे मोहम्मद गोरी को मार दिया, धोखे से मार दिया, धोखे से मार दिया। चंपल की मारते हैं, उसके बाद में मस्जिद के अंदर ये एक प्रकार का रिवाज हो गया। ठीक है ना, जैसे हमारे मंदिरों के अंदर अलग अलग रिवाज है ना। पहले हम भाई रामदेव जी के जाएं तो पहले डाली बाई का दर्शन करो, बाद में जाओ। उसी प्रकार से ये क्या है? रिवाज हो गए कि पहले चंपल मारो और बाद में। तो अपने भाई राजस्थान के शेर शाह, आपके राजस्थान के राणा शेर सिंह थे, अपने आपने पढ़ा नहीं होगा, अभी 5-6 सालों पहले राणा शेर सिंह जी गए और अफगानिस्तान से ये कब्र खोदकर पृथ्वीराज चौहान जी की हड्डियाँ वड्डियाँ सारी लाकर उनका अंतिम दाह संस्कार किया है। तो ऐसे राणा शेर सिंह जी के हमारे चरणों में नमन होना चाहिए कि भारत के गौरव पृथ्वीराज चौहान की समाधि जो सरकारें नहीं लेकर आ पाई, वो अकेला ये शूरवीर आदमी गया और मौत के मुंह में जाकर क्या है? वहां पर समाधि लेकर, समाधि खोद कर पृथ्वीराज चौहान जी की हड्डियां जो भी उनके जो अवशेष मिले वो लाकर गंगा जी में प्रवाहित किए और आपके अंतिम संस्कार किया। ठीक है, तो ये तो भाई बात हो गई अपने। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? तो समाधि तो पृथ्वीराज चौहान की अफगानिस्तान के अंदर। अब इनके भाई कुछ दरबारी लिख लो आप। दरबारी सबसे पहले तो आपको बताइए चंद्रबरदाई, एक वो जयानक है ना, जयानक पृथ्वीराज विजय वाली पुस्तक जयानक। तो भाई ये ना इसकी तो पृथ्वीराज रासो है पुस्तक, पृथ्वीराज रासो। जयानक की पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। जनार्दन 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 आशाधर।
चंद्रप्रदय, जयानक, जनार्दन, आशाधर, ये 4 हो गए। आगे लिखो। चंद्रप्रदय, जयानक, जनार्दन, चांदगवी, विद्यापति, वागीश्वर, ये इनके क्या है, पृथ्वीराज चौहान के क्या है, दरबारी है। ठीक है ना दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी है। तो इतनी बात हमें करनी है दोस्तों। अपने अजमेर के सांबर के चौहान ये भारत के अंतिम बड़े हिंदू सम्राट थे। उसके बाद में थोड़े समय के लिए हेमू भी बने हैं, लेकिन वो कुछ ही दिनों के लिए बने थे। वो बात हम आगे जैसे चलेंगे तो करेंगे। ठीक है, तो अंतिम भारत के आपके क्या है, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की ये हमने इतिहास था, हमने बात कर ली। इनके दरबारियों का ध्यान रखना और वो युद्धों के इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो चौहान वंश के बारे में हमने अजमेर और इनकी बात कर ली है। अब अपने प्रसिद्ध अपने राजस्थान के अंदर रणथंभौर के चौहानों की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक दोस्तों विश्व रूप भी लिख लेना दरबारी, विश्व रूप, विश्व रूप। आशाधर तो आपको लिखा ही दिया है। ठीक है, तो अब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के एक पुत्र थे गोविंदराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के भाई। हाँ, एक वो बात लिख लेना, तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर, तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर, या ऐसे ही पूछ ले आपको, तराइन के युद्ध के अंदर ऐसी कौन सी महिला थी, ऐसी कौन सी महिला थी जो आपके, ऐसी कौन सी महिला थी जो आपके मर्दाना भेष के अंदर लड़ी है। कौन से भेष के अंदर, मर्दाना भेष के अंदर, मतलब इंसान की तरह अपने यहाँ के मर्दों की तरह, आदमियों की तरह कपड़े पहनकर उनकी तरह तैयार होकर लड़ने वाली स्त्री कौन थी। तो लिखो, तराइन के युद्ध में मर्दाना भेष में लड़ने वाली स्त्री। किसी को उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में किया करो भाई, बताओ स्त्री कौन सी थी। वही इच्छन देवी, आबू के जयप्रमार की पुत्री थी ना, इनकी पत्नी। तो इच्छन देवी भाई मर्दाना भेष के अंदर लड़ी है। और जो पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा महल बनाया था ना दिल्ली के अंदर अपने राज्याभिषेक के समय, तो उसको बाद में क्या है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक भाई, मोहम्मद गोरी ने खुद तो गजनी के अंदर चला गया, लेकिन बाद में भारत किसको बुला कर गया, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहा भाई तू राज कर, मैं तो गजनी में जा रहा हूं, तू मेरा गुलाम है। और राय पिथौरा महल को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा कर कुव्व-उल इस्लाम मस्जिद बना दी। उस अपने राय पिथौरा महल को तोड़ा कर क्या है, कुव्व-उल इस्लाम मस्जिद बना दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भारत की फर्स्ट मस्जिद है। ठीक है ना। तो दोस्तों हमने बात कर ली भाई, तराइन के युद्ध के अंदर मर्दाना भेष में लड़ने वाली कौन सी स्त्री थी, इच्छन देवी, उनकी पत्नी जयप्रमार पुत्री थी। और राय पिथौरा महल जो बाद में उन्होंने बनाया पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्याभिषेक के समय, उसको क्या है भाई, उसको तोड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी जाते हुए अपने, वो तो गजनी चला गया और भारत के अंदर अपना गुलाम किसको छोड़कर चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो राय पिथौरा महल को तोड़वा कर इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद बना दी। इसी महल को तोड़वा कर, कौन सा है, कुव्व-उल-इस्लाम, कुव्व-उल-इस्लाम, ये भारत की प्रथम मस्जिद है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। और राजस्थान की पहली मस्जिद राय पिथौरा, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। तो पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में तो अपने ने ये बात पूरी कर ली। अब पृथ्वीराज चौहान का पिता था पुत्र था गोविंददेव चौहान। तराइन के भाई दूसरे युद्ध के अंदर क्या है, ये गोविंददेव चौहान, तो इनकी मृत्यु होती नहीं है। और ये गोविंददेव चौहान है, ये अगले ही साल, तराइन के जस्ट क्या है अगले साल, तराइन का दूसरा युद्ध 92 में हुआ, अगले ही साल के 1193 में जाकर ये रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करता है। ठीक है ना, 1193 में। संस्थापक कौन है, संस्थापक
आपको पूछ ले रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंद देव चौहान। गोविंद देव चौहान 1193 में स्थापना की। ये बोझ ले किसका, ये किसका पुत्र है? ये आपके पृथ्वीराज चौहान का बेटा है भाई। ये पृथ्वीराज चौहान का बेटा है आपके गोविंद देव चौहान। इसने संस्थापक है ये रणथंभौर के चौहान वंश का। तो एक तो ये संस्थापक है। पूछ ले भाई आपको स्थापना कब की है, तो बस अगला साल याद रख लेना, अगले साल जाकर इसने स्थापना करती है। रणथंभौर के चौहान वंश का आदि पुरुष पूछ लो, संस्थापक पूछ लो, प्रथम पुरुष पूछ लो, तो आपके ये गोविंद देव जी चौहान है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो मेन शासक हुए उनकी बात करें तो वो है आपके जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, इन्हें कोई दोस्तों जय सिम्हा भी कहा जाता है। तो इन्होंने जेत्र सिंह ने दोस्तों इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया और बड़ा ही न्याय प्रिय राजा थे, बड़ा ही अच्छा इन्होंने शासन किया है। तो जय सिम्हा ने 32 वर्षों तक तो शासन किया और अपने जीवित रहते ही बढ़िया, इनका स्वास्थ्य वास्ते बढ़िया था, और अपने जीवित रहते ही इन्होंने अपने पुत्र हमीर देव चौहान को क्या बना दिया? अपना उत्तराधिकारी और राजा ही बना दिया। ठीक है। 32 वर्षों तक शासन किया, वह अपने जीवित रहते अपने पुत्र हमीर देव चौहान को शासक बनाया। ठीक है। तो ये जेत्र सिंह जी हमीर देव चौहान के पिता थे। ये भाई सबसे क्या है, रणथंभौर में हमें एक ही राजा को पढ़ना है, हमीर देव चौहान, एक ही राजा है बस। ये मेवाड़ मारवाड़ की तरह भी बड़े बड़े नहीं है। जो बड़े बड़े इतिहास के राजवंश थे वो खत्म हो गए। अभी अपने क्या है, सिर्फ एक एक दो राजा वालों को पढ़ना है। ठीक है। रणथंभौर के बाद जालोर के पढ़ेंगे तो सिर्फ एक कानड़ देव चौहान को पढ़ना है। ठीक है। इतनी सी, बाद में कोटा बूंदी वाले चौहानों को पढ़ेंगे तो वो भी एक एक दो पेज के हैं। बड़े राजवंश खत्म हो गए दोस्तों। अभी छोटे छोटे प्रसिद्ध जो राजा थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अगले भाई राजा कौन बन गए? हमीर देव चौहान। राजस्थान के इतिहास के अंदर बड़ा ही गौरवशाली राजा हुए हैं हमारे। 1282 के अंदर भाई ये राजा बन गए और 1301 तक रहे हैं। ठीक है ना। तो हमीर देव चौहान को उनके पिता जय सिंह ने अपने जीवित रहते ही क्या बना दिया? शासक बना दिया। तो इन्होंने अपने पिता जेत्र सिंह की 32 सालों के जो न्यायप्रिय शासन था उसकी याद के अंदर रणथंभौर के अंदर आपके क्या है, 32 खंभों की छतरी बना दी। तो लिखो हमीर देव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनाई। ये रणथंभौर के अंदर ही है भाई 32 खंभों की छतरी है ना। ये रणथंभौर में है। और इस छतरी क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। न्याय की छतरी। तो दोस्तों आपको याद आ रहा है कि मैंने एक 32 खंभों की छतरी और लिखाई थी कहीं पे, कुछ याद आया आपको? तो हम जब मेवाड़ पढ़ रहे थे तो महाराणा प्रताप पर अकबर ने जब अंतिम आक्रमण भेजा था वो किसके नेतृत्व के अंदर भेजा था? कछावा था ना वो, याद आया कुछ? साथ में किसको भेजा? जगन्नाथ कछावा था। साथ में किसको? आपके 1580 के अंदर अब्दुल रहीम खाना को भेजा था और इसके साथ में 1585 के अंदर एक बार और भेजा था। तो उस जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी और है, वो कहाँ है? मांडलगढ़ के अंदर है। यहाँ लिख लेना भले ही, एक 32 खंभों की छतरी और है, वो कहाँ है? मांडलगढ़ के अंदर है। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा। किसकी है? जगन्नाथ कछावा की। लेकिन उसे न्याय की छतरी नहीं कहते। न्याय की छतरी तो ये रणथंभौर वाली है, हमीर देव चौहान के पिता जेत्र सिंह की। ठीक है। तो हमीर देव चौहान इतिहास में हट्टी राजा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। हट्टी मतलब जिद्दी। एक बार
कह दिया तो कह दिया, चाहे कुछ ही हो जाओ, अभी तो बात से नहीं घूमते थे कभी। तो हमीरदेव चौहान ने दोस्तों एक इनके ये लिख लिया, न्याय की छतरी बनाई। एक इन्होंने क्या है 1291 में दिग्विजय नीति अपनाई। इन्होंने 1291 के अंदर दिग्विजय, ठीक अपने शासनकाल के 9 साल बाद दिग्विजय नीति अपनाई। दिग्विजय नीति मतलब अपने आसपास के जितने भी राज्य हैं उन सभी को जीत लेना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। अपना राज्य मतलब बढ़ाना है, आसपास के सभी राजाओं को हराना है। तो दिग्विजय नीति कब अपनाई भाई? दिग्विजय नीति कब अपनाई बताओ? दिग्विजय नीति अपनाई है आपके 1291 में। इस दिग्विजय नीति के अंदर इन्होंने किस किस शासक को पराजित किया है ये ध्यान रखना आपको। एक भीमरस राज्य था, भीमरस राज्य है ये, और यहाँ राजा है। भीमरस के अर्जुन को पराजित किया। थार है ना, थार का शासक परमार, थार में उस समय एक परमार शासक थे, उसको पराजित किया है। और मेवाड़ में समर सिंह को पराजित किया, मेवाड़ के समर सिंह। तो इस दिग्विजय नीति के अंदर पृथ्वी आपके हमीरदेव चौहान है, इन्होंने एक तो भीमरस के अर्जुन को पराजित किया, थार के परमार शासक था, और मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इतने राजाओं को पराजित करके भारतवर्ष के अंदर और राजस्थान के अंदर हमीरदेव चौहान की क्या है, चारों ओर कीर्ति फैल गई कि भाई हमीरदेव चौहान की तो क्या बातें करनी, इतने खतरनाक शासक है। अकेले ही मेवाड़ जैसे राज्य को पराजित कर दिया, अर्जुन को पराजित कर दिया, और थार के परमार शासक उस समय के शक्तिशाली शासक थे उनको पराजित कर दिया। तो भाई दिल्ली पे बैठा है उसको तो डर लगे, क्योंकि रणथंभौर सवाई माधोपुर में बस दिल्ली में कितना अंतर है। तो दिल्ली में उस समय दोस्तों खिलजी वंश था। कौन सा था? खिलजी वंश। तो देखो हमने मोहम्मद गोरी के बाद में बात की ना, मोहम्मद गोरी के बाद में हमने बात की थी आपके, मोहम्मद गोरी बाद में अपना गुलाम वंश का शासक बना के चला गया था। किसको बनाया था भाई शासक? गुलाम वंश का शासक बनाकर, गुलाम वंश किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गुलाम बना दिया। तो गुलाम वंश था ना ये भाई कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, ये 1206 से 1290 तक चला। बाद में 1290 से लेकर दोस्तों 1320 तक है ना खिलजी वंश चला था दिल्ली के अंदर। खिलजी वंश, भारत के इतिहास की बातें आपने पढ़ी है तो आपको पता ही है। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश चला था। उसके बाद में 1320 से लेकर आगे आपके तुगलक वंश चलेगा। ठीक है, तुगलक वंश के बाद में ऐसे आ जाएगा, बाद में आपके और वंश 1526 तक चलेंगे, आपके लोधी वंश चलेगा। बाद में लोधी वंश को हराकर, इब्राहिम लोधी को हराकर बाद में आपके बाबर बन जाएगा। तो मुगल वंश ऐसे चलते रहेंगे। मतलब बताने की बात क्या है, 1282 से लेकर 1301 तक ये शासक थे। तो इस समय दिल्ली के अंदर खिलजी वंश का शासक था। और खिलजी में उस समय राजा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का शासक था। तो इस प्रकार से दिग्विजय की नीति, इसकी जो पराक्रम और इनकी शक्ति देखकर जो उनको पता चला, तो जलालुद्दीन खिलजी को टेंशन हो गई, भाई इस प्रकार से तो ये कभी भी हमीरदेव चौहान दिल्ली पर आक्रमण करके जीत सकता है, इसका तो दिन रात ताकत बढ़ रही है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि फटाफट इसको क्या है दबा दो, वरना दिल्ली के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकता है। ठीक है, तो दिग्विजय के अगले ही साल जलालुद्दीन खिलजी आ गया भाई 92 में आक्रमण करने। तो ठीक है, लिखो आप 1292 के अंदर, 1292 में दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर क्या कर दिया भाई? आक्रमण कर दिया। तो भाई इसने रणथंभौर में अगले दिग्विजय के अगले साल रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। और रणथंभौर में जो किला है, रणथंभौर का किला, तो दोस्तों इस प्रकार की पहाड़ियां हैं। ठीक है ना, ये देखो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी।
तो रणथंभौर का किला है ना दोस्तों, वो तो क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ किला है। इसलिए इस रणथंभौर के किले को अब्बुल फजल ने क्या है, ये तो बख्तरबंद किला है। दूर से हम इसको किले को देख नहीं सकते, जैसे हम देख लिया भाई ये पहाड़ी पर है, दूर से किला दिख रहा है, ये बख्तरबंद है, मतलब एकमात्र किला जो बख्तरबंद है। अब्बुल फजल ने क्या कहा कि भारत के सभी किले क्या है, एक प्रकार से नंगे हैं। क्या है, नंगे दिखते हैं, सीधे ही सब दिखता है उनके अंदर, लेकिन एकमात्र किला जो बख्तरबंद है, बख्तरबंद मतलब जो दिखता नहीं है, वो रणथंभौर का किला है। तो रणथंभौर का किला भाई दिखता नहीं था, रणथंभौर का किला यहाँ पर, ठीक है। और इससे नीचे क्या है, यहाँ था दोस्तों झाइन, झाइन दुर्ग और छाण, जिसको झाइन दुर्ग को ही छाण कहते थे, ठीक है। ये सवाई माधोपुर के अंदर ये दोस्तों। तो रणथंभौर को अगर किसी को जीतना है तो भाई साहब पहले है ना, इस रणथंभौर को जीतने के लिए पहले इसको जीतना जरूरी है। इसको जीतेंगे तभी इधर आ पाओगे, अगर यही नहीं जीत पाओगे तो इस पर कैसे पहुंचोगे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया और इसको जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी क्या है, रणथंभौर के चौहान शासक थे वो रखते नहीं थे। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है, यहाँ पर तो जीत लिया, लेकिन जब रणथंभौर का घेरा डाला ना उसने, तो हमीरदेव चौहान की सेना को देखकर, उनका जोश देखकर और हमीरदेव चौहान की तैयारियों को देखकर उसके तो छक्के छूट गए और वहां से भाग गया भाई ये जलालुद्दीन खिलजी के। भाई साहब जब तक मौत अपने आप सामने चल कर नहीं आए तो अपन सामने जाए क्यों मौत के। ये तो दिल्ली पता नहीं कब आएगा, अपन साढ़े इस काल के सामने पहले चल कर आ गए, उसकी तैयारी देकर डर गया और वहां से जाता जाता दांत खट्टे हो गए। क्या गए, जाता जाता क्या गए कि मैं एक मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी इन जैसे दुर्गों को समझता नहीं। मैं मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल पर ऐसे 100 किलो को न्योछावर कर दूं। रणथंभौर के किले के बारे में क्या आगा कि मैं मुसलमान की एक दाढ़ी पर ऐसे रणथंभौर जैसे 100 किलो को न्योछावर कर दूं। कुछ नहीं है, मुसलमान की एक दाढ़ी के बराबर नहीं है ये किले। अब जीत नहीं पाए तो कुछ ना कुछ तो बोले। अब बेचारा ऐसे बोलते हुए चला गया और जीत नहीं पाया, देख कर तैयारी देख कर ही भाग गया ये तो, ठीक है। तो ये बात आप लिख लो यहाँ पर। 1192 में दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसने झाइन या इसको छाण किले को जीता, लेकिन रणथंभौर में हमीरदेव की तैयारियां देखकर वापस दिल्ली भाग गया। और जाते जाते क्या कहा भाई इसने, बताओ। ये लाइन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा है। जैसे अपने शेरशाह सूरी के पूछते ना, किस शासक ने कहा था मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। कहा ना, सूरी बोलियो बेन यूं गिरी घाट घमसान, सूरी बोलियो बेन यूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। तो ये बहुत बार पूछा है पेपरों के अंदर, किस शासक ने कहा। ये भी बहुत बार पूछा है कि दिल्ली के किस शासक ने कहा कि मैं मुसलमान के एक दाढ़ी के बाल के बराबर ऐसे रणथंभौर जैसे 100 किलो को न्योछावर कर दूं। तो जाते जाते इसने क्या कहा, जलालुद्दीन ने क्या कहा, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा, आप लिखो। जलालुद्दीन खिलजी ने लिखो आप कि जलालुद्दीन खिलजी ने कहा मैं इससे 100 दुर्गों को मुसलमान दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। लिखो आप, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल बराबर नहीं समझता, ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के दाढ़ी के एक बाल के लिए न्योछावर कर दूं। तो ऐसी बात इसने कही थी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आगे हम दोस्तों हमीरदेव चौहान के बारे में और भी बहुत बातें लिखनी है। अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण होगा और भारत का अपने राजस्थान का पहला क्या होगा, राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये हम आगे बात करेंगे। हमीरदेव चौहान की ऐसी क्या परिस्थिति बन जाती है कि आपके रणथंभौर के इतने पराक्रमी शासक हमीरदेव चौहान को भी शाखा करना पड़ता है, जिसके डर से दिल्ली के सुल्तान भाग जाते थे। ऐसी क्या हो गई, ऐसी क्या घटना हुई कि रणथंभौर को झुकना पड़ा।
तो ये अगली वीडियो के अंदर हम पता करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके ग्रुपों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम आप ही करोगे दोस्तों, ठीक है। हमारा काम आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाना, कॉन्टेक्ट देना है। 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, वो कारण मैंने आपको बता दिया है। अभी से आपको लगातार मिलती रहेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना हो तो दोस्तों टेलीग्राम के अंदर डाल दी जाती है, आप टेलीग्राम को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के अंदर, जहां हम पढ़ेंगे हमीरदेव चौहान के बारे में। धन्यवाद।